नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि जो टॉपिक आजकल हमें आप बता रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में चर्चाएं कर रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिपल आर अलफ। ये टॉपिक अगर मैं बात करूं, चाहे KVS का एग्जाम हो, चाहे NVS का एग्जाम हो, या फिर किसी स्टेट लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेषकर जो नेट के विद्यार्थी हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कई बार नेट क्वालिफाई किया है लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत, तो आपको मैं वही मटेरियल बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस लाइब्रेरी साइंस में आपको पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं इस टॉपिक से विशेषकर, क्योंकि एक देखा जाए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिपल आर अलफ, जो फर्स्ट यूनिट है लाइब्रेरी और समाज, उसमें से ये टॉपिक। तो मैं अगर इसकी बात करूं ट्रिपल आर अलफ की, तो इसका जो फुल फॉर्म होती है सबसे पहले वो पूछी जाती हैं। तो उसकी फुल फॉर्म रहती हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र होता है, जबकि दूसरी ओर जो उसका वित्तीय जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। तो ये एक केंद्रीय स्वायत्त शासन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और संस्कृति मंत्रालय खुद किसके अंतर्गत आता है, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था NVS के एग्जाम में कि संस्कृति मंत्रालय किसका विभाग है, किसका पार्ट है। 4 विभाग दे दिए गए थे, तो ये आप याद रखिएगा कि ये चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संस्कृति मंत्रालय किस विभाग का भाग है। और इसका जो मुख्यालय है ट्रिपल आर अलफ का, ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और इसकी स्थापना 22 मई 1772 को की गई थी राय मोहन के 200वें जन्मदिन पर, क्योंकि उनका जन्म 1772 में हुआ था और उसके जस्ट 200 साल बाद इसका अस्तित्व में आया। और कोई भी अगर बॉडी स्थापित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक्ट रहता है, कोई ना कोई अधिनियम रहता है। तो इसके पीछे का अधिनियम, ये क्वेश्चन पिछली बार नेट में पूछा गया था कि ट्रिपल आर अलफ की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई। तो आप याद रखिएगा कि इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1961 के अंतर्गत की गई थी। उसमें ऑप्शन थे 1961 पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961, 1962, 63 और 64। बड़े काफ़ी कंफ्यूजिंग था। तो 1961 आप याद रखिएगा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी संस्था बनती है इसका पीछे से कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य जरूर होता है। तो इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पुस्तकालयों की समस्याओं को सुलझाना और विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना करना, चाहे वो एकेडमिक पुस्तकालय हो, शैक्षणिक पुस्तकालय हो, स्पेशल लाइब्रेरीज हो, चाहे वो डिफेंस की लाइब्रेरीज हो या फिर वैज्ञानिक लाइब्रेरीज हो, उसकी स्थापना करना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनके यहाँ मैगजीन्स प्रोवाइड करवाना या उनकी डिमांड को, पुस्तकों की पाठकों की डिमांड को सुनना। इस प्रकार का कार्य ट्रिपल आर अलफ करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि पुस्तकालयों की सहायता योजना है तो कुछ सहायता प्रदान की जाती है। जैसे विकसित जो राज्य होते हैं, विकसित राज्य जैसे कि दक्षिण के कुछ राज्य हैं, केरल हैं, आंध्रा हैं, कर्नाटका हैं, या उत्तर पूर्व के कुछ राज्य हैं जो विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर 50-50% मतलब जो भी कार्य किया जाता है उसमें 50% भागीदारी आर अलफ अपने हिसाब से, ट्रिपल आर अलफ पैसे 50% खुद देता है और 50% राज्य को करने को बोलता है कि आप करिए। और ये पर्सन मैचिंग का क्वेश्चन है। ये KVS मेरे को जहाँ तक याद है 2016 में पूछा गया था कि विकासशील और पिछड़े हुए राज्यों के लिए 60% ट्रिपल आर अलफ की तरफ से, 40% राज्य देगा। और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, कुछ जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके लिए 90 और 10 का रेशियो ये रहता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और भारत में जो पुस्तकालय व सूचना नीति है वो किसके द्वारा लागू होती है, तो वो भी ट्रिपल आर अलफ के द्वारा लागू होती है। आप याद रखिएगा, भारत में पुस्तकालय और सूचना नीति किसके द्वारा लागू होती है, तो ये भी ट्रिपल आर अलफ द्वारा लागू होती हैं। और भारत में जो प्रथम जो राष्ट्रीय सूचना नीति थी उसका जो प्रारूप था, जो उसका ड्राफ्ट था, वो भी ILA। आप मुझे बताइएगा कि ILA की फुल फॉर्म क्या है और ILA की स्थापना कब हुई थी, ILA का मुख्यालय कब कहाँ है, ये भी क्वेश्चन मुझे बताइएगा। ILA की फुल फॉर्म की जहाँ बात हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। और जो मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सूची का प्रारूप, वो ट्रिपल आर अलफ और ILA ने मिलकर बनाया था। अब हम आगे बात करते हैं इसके कि RRF का यह प्रयास रहता है कि वो विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम को लागू करे। वर्तमान में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं
और आप मुझे बताइएगा कि केरल में पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जो पुस्तकालय अधिनियम लागू करने का प्रयास है और वर्तमान में जो 20वें राज्य में पुस्तकालय अधिनियम विकासशील अवस्था में है, तो वो किस राज्य में है, ये भी आप हमें बताइएगा। तो ये सारा काम जो पुस्तकालय अधिनियम लागू करने का कार्य है वो RRF करता है, और RRF द्वारा सन 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसके आधार पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने, या संस्कृति जो मंत्रालय है, उसने एक स्टेट पॉलिसी जारी की थी DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। तो ये क्वेश्चन तो पिछली बार जो राजस्थान लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था DP चट्टोपाध्याय से संबंधित, मुझे जहां तक याद है क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेप्लिस का जो अध्यक्ष हैं वो DP चट्टोपाध्याय ही थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप याद रखिएगा। उन्होंने 1986 में अपनी कुछ अनुशंसाएं थी वो रखी थी कि इसके अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लाइए, पुस्तकालय की ये व्यवस्था कीजिए, और जो राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय है उनको और ज़्यादा वित्त की व्यवस्था करिए, और हर जिले पर जिला पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था की जाए, ग्राम पंचायत पुस्तकालय खोली जाए। इस प्रकार उसकी कुछ 10 से 12 अनुशंसाएं थी। वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है आपके बारे में, जितना क्वेश्चंस आने की संभावना है वही आपके बारे में बताया जाएगा, RRF के बारे में। अब मैं RRF के बारे में बात करूंगा। इसके जो मुख्य प्रकाशक हैं, तो डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, ये इनके द्वारा होता है। और डायरेक्टरीज कौन सी श्रेणी में आता है, प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी, जो सोर्स में बांटा गया है रंगनाथन महोदय द्वारा, तो ये कौन सी श्रेणी में आता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी, RRF न्यूज़लेटर, ये सारे इनके प्रकाशन हैं RRF के। और RRF के कार्यालय भी अवस्थित हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उत्तरी पूर्व की बात करें तो असम है, और अगर ईस्टर्न जोनल की बात करें तो ये कलकत्ता में है। नॉर्थन की बात करें तो उत्तर में डेफिनेटली न्यू दिल्ली ही आएगा, और साउथर जोन की बात करें तो वो चेन्नई आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक हर पहलू के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ RRF के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए, मैं एक टिप्पणी यहाँ पर एक संक्षेप में करना चाहूँगा। RRF 1772 में राजा राम मोहन का जन्म दिवस था। उनके 200 साल बाद 22 मई 1772 को उनकी पुण्यतिथि में RRF की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था करना, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना करना, अनेक प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना करना, और जो मैचिंग की सहायता है प्रोवाइड करवाना विकसित राज्यों के लिए 50-50, जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनके लिए ये 60 और 40, और जो अति पिछड़े हुए पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए 90 और 10। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसके 4 जोनल हैं, और इसके जो मुख्य प्रकाशक है उसमें डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इंडिया हैं, टैगोर बिब्लियोग्राफी हैं, RRF न्यूज़लेटर हैं, इसका मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित हैं, और ये भारत के लिए पुस्तकालय एवं सूचना नीति बनाता है। 1986 में इसकी अनुशंसाएं भेजी हुई थी। इस अनुशंसाएं की तरह सार्वजनिक पुस्तकालय का अधिकतम स्थापना करना, पंचायती पुस्तकालयों की स्थापना करना, जिला स्तर पर जिला पुस्तकालयों की स्थापना करना, इस प्रकार की कुछ 1986 में अनुशंसाएं थी। और 1989 में उसे काफ़ी हद तक मान लिया गया, और काफ़ी अभी भी पेंडिंग है उसकी अनुशंसाएं। तो ये था हमारा RRF। आपको कैसा लगा चैनल, और किस प्रकार के टॉपिक आप हमें सुझाव देते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम हर एक टॉपिक आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंतर्गत, ताकि आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के बारे में क्लियर किया जाए। जिस प्रकार ये RRF है, ये केंद्रीय स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आता है, कि एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि किस प्रकार की संस्था है, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त। तो एक केंद्रीय स्वायत्त संस्था है, यह भी आप रखने का। एक राज्य स्वायत्त संस्था होती है केंद्रीय। केंद्रीय का मतलब कि बजट है जो केंद्र द्वारा आवंटित होता है, और स्वायत्त का मतलब ये एक ऑटोनोमस, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। आपको कैसा लगा आप हमें जरूर चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। आपका भरपूर प्यार मिलने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज हम आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि आप चैनल को पसंद करते रहिए। लाइब्रेरी साइंस के बारे में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अधिकतम कमेंट आपके देखता हूं, और उसमें रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लाइब्रेरी साइंस में नेच, और आप भी सब राजकीय सेवा में चयनित हो। ऐसी उम्मीद के साथ मैं नारायण आपसे चैनल में विदा लेता हूं। आप सभी का चैनल में बने रहने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद।